Welcome dear students. Today we will study about RNA. RNA is ribonucleic acid. So आज अपने इसमें हम लोग RNA के बारे में स्टडी करेंगे. तो इसमें हम आज RNA क्या होता है, RNA के डिफरेंट टाइप्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर और जो है ओवरऑल जो है कंक्लूडिंग पॉइंट्स जो है ये आज हम इसमें स्टडी करेंगे. ओके, सो आज का लेक्चर हमारा होगा आरएनए के बारे में. नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले आरएनए, जब हम आरएनए बोल रहे हैं तो इट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं. सो न्यूक्लिक एसिड्स आर polymers of nucleotides, right? Polymers of nucleotide. Basically we study two types of nucleic acid. One is DNA and one is RNA, and these are found in living system. Okay, so we are saying here that nucleic acids are polymer of nucleotide. So we have to understand about nucleotides also. So what is a nucleotide? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है. एक नाइट्रोजनस बेसिस, सेकंड पेंटोस शुगर, थर्ड फॉस्फेट ग्रुप. जब एक नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ मिलता है तो वो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है. किसका? न्यूक्लियोसाइड. और उसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर यदि मान लीजिए आपका फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड. ओके, अब जैसे हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो उनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो पेंटोस शुगर का है. जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो पेंटोस शुगर है दैट इज़ राइबोज, और जो डीएनए के अंदर पेंटोस शुगर प्रेजेंट है वो डीऑक्सीराइबोज. हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर नाइट्रोजनस बेसिस को भी लेकर के है. जैसे कि डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है, वहीं उसकी जगह राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है यूरासिल प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड actually it is a major biological macromolecule that is essential for all known forms of life. Okay, so राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? एक ये मेजर हमारा बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है और ये ज़्यादातर सभी लाइफ फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है. ओके, अब आरएनए के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो आरएनए किस किस से बना हुआ है? तो जैसे बताया कि राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है इनके अंदर, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर. राइबोज शुगर के कार्बन 5 कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे अगर हम उन कार्बन्स की नंबरिंग कैसी होती है? 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम. अब कार्बन के जो 5 प्राइम जो प्रेजेंट रहते हैं तो उसमें से जो 1 प्राइम जो कार्बन प्रेजेंट होता है उससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ होता है. ओके, तो पेंटोस शुगर यानी जो हमारा राइबोज शुगर है उससे जो है उसके 1 प्राइम पर क्या प्रेजेंट है आपका? यस, उसके 1 प्राइम पे प्रेजेंट है आपका एक बेस अटैच्ड है. वो बेस कुछ भी हो सकता है. नाइट्रोजनस बेस जो है एडिनाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन या यूरेसिल, कोई भी प्रेजेंट हो सकता है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हम ये बता सकते हैं कि अब आरएनए बनता कैसे है. आरएनए जो है generally it is catalyzed by an enzyme RNA polymerase, and it is also produced through the process of transcription. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हम जानते हैं क्या होती है. डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ओके, यहाँ पे जो है डीएनए को टेम्पलेट यूज़ करके एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ करके आरएनए सिंथेसाइज किया जाता है. ओके, so there are also a number of RNA dependent RNA polymerase that uses RNA as their template strand for the synthesis of new strands of RNA. Okay, a number of RNA viruses such as poliovirus use this type of enzymes to replicate their genetic material. Okay, now
नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। एज हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे कि एक न्यूक्लियोसाइड जो है टर्म जो है बार बार आती है, तो न्यूक्लियोसाइड हमें पता ही है क्या है, वो एक राइबोस शुगर जब अटैच होती है उसका जो 1' से जो है अटैच होती है आपके नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड, और जिस लिंकेज से वो अटैच होते हैं वो बॉन्ड कहलाता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, और जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है वो उसके आरएनए का बैकबोन बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो दे प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द बैकबोन। फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसाइड से अटैच होते हैं थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेजेस। टू न्यूक्लियोटाइड्स दे आर लिंक्ड थ्रू 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। एंड इसी तरह से जो है अटैच होकर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, और उस पॉलीमर में अगर हमारा राइबोस शुगर प्रेजेंट है तो इट विल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सो इज इट क्लियर कि व्हाट इज आरएनए एंड व्हाट इज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि आरएनए के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सो as we all know that all prokaryotic eukaryotic organisms have mainly 3 types of molecules of RNA. Okay, what are they? mRNA, messenger RNA, tRNA, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA, rRNA. ओके, इसके अलावा ये तो सभी ने सुने होंगे, इसके अलावा भी कुछ RNAs हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। हल्की सी आज हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ओके, सो स्मॉल न्यूक्लियर RNA, micro RNA, small interfering RNA and heterogeneous nuclear RNA. Okay. Now first, mRNA. mRNA क्या है? जितना भी RNA प्रेजेंट है सेल के अंदर उसका mRNA 5% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके, अब mRNA का काम क्या है? mRNA के पास किस तरह की इन्फॉर्मेशन है? ये एक जीन को जो प्रोटीन सिंथेसाइज करनी होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक mRNA के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ये एक DNA है, जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उससे mRNA बनेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है DNA की इन्फॉर्मेशन जो है mRNA में आई है। ठीक है, और फिर उस mRNA से प्रोटीन में जाइए। अब ये इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में आती है? ये ट्रिपलेट कोडोन, आपने कोडोन के बारे में सुना होगा, जो कि 3 के सेट में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक जो सेट है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है, और इस तरह से जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है उनके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। ओके, सो दिस इज mRNA. नाउ नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ mRNA. mRNA का स्ट्रक्चर कैसा है? अब हम mRNA की बात करें तो उसका एक 5' रीजन होता है और एक 3' रीजन होता है। तो 5' जो रीजन है उसकी कैपिंग होती है, कैप पहनाते हैं उसको। किसकी कैप? 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैप। ये उसके 5' एंड पे अटैच होता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? एक तो ये रिकॉग्निशन में मदद करता है mRNA को, ठीक है, बाय द ट्रांसलेटिंग मशीनरी। ओके, एंड सेकेंड, इट स्टेबलाइजेज द mRNA, इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एज वी ऑल नो दैट एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो डिग्रेड कर देती है उसको, न्यूक्लिक एसिड्स को, तो उससे उसके जो टर्मिनल एंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उसमें 5' रीजन के अंदर जो है कैपिंग की जाती है 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैप की। ओके, now next, more structural characteristic of mRNA. अब ये जो mRNA है उसका जो 3' एंड है, 5' पे तो कैपिंग होगी, 3' एंड पे टेलिंग होती है। अब टेलिंग होगी, टेलिंग किसकी होती है? 20 से लेकर के 250 ए आपके एडेनाइन जो हैं लगातार ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है? यस, इसका फंक्शन भी जो है प्रोटेक्शन का काम करता है फ्रॉम डिग्रेडिंग द 3' एंड फ्रॉम
एक्सोन्यूक्लियस। सो ये भी एक तरह से उसको स्टेबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन का काम देता है। ओके एंड ये जो 5' और 3' एंड पे जो ये रीजन्स बताए हैं, दीज आर नॉन कोडिंग रीजन, दे डू नॉट ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट, सॉरी, दे डू नॉट ट्रांसलेट। ओके, जो इंटरवीनिंग रीजन जो है इनके बीच के अंदर है, वो कोडिंग रीजन प्रेजेंट होता है और वही प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, more structural characteristics of mRNA. As we all know that mRNA are formed with the help of DNA template during the process of transcription. The sequence of nucleotide in mRNA is complementary to the sequence of nucleotides on the template DNA. Okay, and as I have already told you कि ये जो mRNA के अंदर information है, that is present in the form of a codon. And what is codon? Codon is made up of 3 nucleotide. Okay, and by this way mRNA form after processing of heterogeneous nuclear RNA. Okay, now more detail of heterogeneous nuclear RNA we will study in next slide. Now this is a diagram showing the structural characteristic of mRNA. As I have already told you कि उस पर 5' रीजन जो है उस पर कैप प्रेजेंट रहती है 5-मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, और 3' रीजन के अंदर प्रेजेंट रहता है पॉली ए टेल। ओके, राइट। और आपके बीच में जो है पूरा जो रीजन है आपका, ये इसके अंदर आपका कोडिंग वगैरह स्टार्ट जो है ऑल इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड इट, राइट। So that was all about mRNA. Now we'll study about tRNA, ट्रांसफ़र RNA. अब ट्रांसफ़र RNA क्या होता है? सबसे खास बात इसकी ये है कि ये जितने भी RNA जो 3 मेजर हम पढ़ रहे हैं RNA मॉलिक्यूल, उनमें से ये सबसे स्मॉलेस्ट है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 74 to 95 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज़. Okay, they are synthesized by nuclear processing of precursor molecules, right? And they transfer the amino acid from the cytoplasm to the protein synthesizing machinery. इसलिए इसका नाम जो है tRNA है, right? Transfer of amino acid from the cytoplasm to protein synthesizing machinery, hence the name transfer कर रहा है तो tRNA. Okay, they are easily soluble, hence called soluble RNA. Okay, they are also called as adapter molecules since they act as adapters for the translation of the sequences of nucleotide of the mRNA to the specific amino acid. There are at least 20 species of tRNA present as a one corresponding to each of the 20 amino acid required for the protein synthesis. This is all we already knew about it, right? Now next, the structural characteristic of tRNA. अगर हम उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो it is like the nucleotide sequence are they are in the form of extensive intrastrand complementary that generates a simply जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है दैट इज़ tRNA. जब वो इंट्रास्ट्रैंड जो होती है उसके अंदर बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, एक्सटेंसिव इंटरनल बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है अटेन कर लेता है, दैट फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ओके, सो वैसे बेसिकली tRNA हैव 3 स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर. Okay, one by one we will deal with it. This is the secondary structure of a tRNA. Okay, here we can see that the carboxylic group of amino acid is attached to 3' hydroxyl group of the adenine nucleotide of the acceptor arm, and then anticodon arm base pairs with the codon present in the mRNA. Okay, there is these are 1 2 3 4 and 5 arms present here. Okay, now next, structural characteristics of tRNA. secondary जो हमारा tRNA है उसमें बेसिकली 5 आर्म्स प्रेजेंट रहती हैं, एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडोन आर्म, DHU आर्म, TCIC arm and extra arm. Now we will read about each arm. Anticodon arm. It lies opposite to the
receptor arm. It's 5 base pair long. It recognizes the triplet codon present in the mRNA. Base sequence of anticodon arm is complementary to the base sequence of the mRNA codon. Due to complementary, it can bind specifically with mRNA by hydrogen bond. Now the secondary structure of tRNA. इसमें हमने दो पढ़ लिए हैं. अब ये नेक्स्ट है आपका DHU arm. It is generally 3 to 4 base pair longs and it serves as a recognition site for the enzyme amino acyl tRNA synthetase that adds the amino acid to the receptor arm. Now the T5C arm. This is opposite to the DHU arm since it contains pseudouridine. That is why it is so named. So it involved in the binding of tRNA to the ribosomes. Now the extra arm or variable arm. About 75% of the tRNA molecule possesses a short extra arm and it is about 3 to 5 base pair longs. Okay, and it's stated to be belonging to the class 1. Majority of the tRNA, they belong to class 1. tRNA belonging to class 2 have a long extra arm. Okay, it is 3 to 21 base pair in length. So those who belongs to class 1 have 3 to 5 base pair long that extra arm, whereas those belong to the class 2, they have 13 to 21 base pair long that extra arm is present in them. Okay, now next, now the tertiary structure of the tRNA. Now the tertiary structure, it is L-shaped. Okay, and it is formed by further folding and coiling of the clover leaf, and that is due to the hydrogen bond between T and D arms. Okay, the base pair double helical stems get arranged in two double helical columns continuous and perpendicular to one another. Okay, so this is the tertiary structure of tRNA. Now the third one, ribosomal rRNA. rRNA का जो फंक्शन है बेसिकली इसको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट स्टिल इट इज़ बिलीव्ड दैट it plays a key role in binding of mRNA to the ribosome and its translation. Okay, main इनका translation की उसमें इसका रोल बताया जाता है. And it suggests that rRNA, okay, rRNA component performs peptidyl transform activity, thus it also acts as an ribosome, right? Catalytic, it is having a catalytic activity. The more about rRNA, it is the catalytic component of the ribosome. As हमें पता ही है कि rRNA, जैसे हम previous lecture में कर चुके हैं कि जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो प्रेजेंट रहता है राइबोसोमल आरएनए जो प्रेजेंट रहता है दैट इज़ ऑफ 80S टाइप, उसमें 60S और आपका दो सब यूनिट प्रेजेंट रहती है 60S एंड 40S. 60S जो है लार्ज सब यूनिट होती है, 40S स्मॉल सब यूनिट होती हैं. उनके अंदर जो होती हैं वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होती हैं, उनके अंदर जो है आपके डिफरेंट टाइप के rRNA प्रेजेंट होते हैं. तो दैट इज़ ऑफ 18S, 40S में 18S प्रेजेंट रहता है, देन 5.8, 8S, 28S एंड 5S rRNA आर प्रेजेंट इन 60S सब यूनिट ऑफ 80S eukaryotic rRNA, ribosome, sorry. And there are 3 of rRNA molecules are synthesized in the nucleolus and 1 is synthesized elsewhere. Okay. The ribosome binds mRNA and carries protein synthesis. Several ribosomes may be attached to single mRNA at one time. जैसा कि हमें पता है पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स का इस तरह से फॉर्मेशन होता है. Nearly all the RNA found in a typical eukaryotic cell is rRNA. Okay. Now next. स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. मेजर जो 3 कैटेगरी थी mRNA, tRNA, rRNA, उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस हमने देखे. अब हम पढ़ेंगे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस. ओके, अब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस क्या होते हैं?
दे आर सबसेट ऑफ स्मॉल आरएनएज, ठीक है, एंड दे आर इन्वॉल्व इन mRNA की प्रोसेसिंग एंड इन द जीन रेगुलेशन के अंदर इनका रोल होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया U1, U2, U4, U5 एंड U6 आर इन्वॉल्व इन इंट्रॉन रिमूवल एंड प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोजीनियस RNA इनटू mRNA। हेट्रोजीनियस क्या होता है? अब एक DNA है, DNA के अंदर जो है कोई जीन जो प्रेजेंट रहता है उसके अंदर आपके इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इनिशियली जब जो आपका आरएनए बनता है वो हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि उसके अंदर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसको HNRNA बोलते हैं। जब उसमें से विद द हेल्प ऑफ दिस SNRNAs U1, U2, U4, U5 एंड U6 इंट्रॉन्स जो है वो स्प्लाइस्ड आउट हो जाते हैं और फिर जो mRNA बचता है ये दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर जो RNAs हैं उनकी मदद से होते हैं। वेयर एज U7 RNAs जो हैं वो दैट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट 3' एंड ऑफ हिस्टोन mRNA विच लैक्स अ पॉली ए टेल। तो जहाँ एज वी नो दैट कि हिस्टोन में पॉली ए टेल का नहीं है mRNA जो उनके, तो वहाँ पे इसको जो है U7 SNRNA जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है करेक्ट करने के लिए जो है उसके 3' एंड के लिए जो है हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये आपका पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं mRNA है जो शुरू में DNA से बनता है। अब उसके अंदर एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। अब आपके जो जो आप अभी पढ़ रहे थे SNRNA, ये जो होते हैं ये हेल्प करते हैं एक स्प्लाइसोसोम करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, और जिसे हम कह सकते हैं ये कुछ SNRNAs प्लस कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो SNRNPs फॉर्म करती हैं, ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स बना के इंट्रॉन्स को तो ये स्प्लाइस आउट कर देती हैं, राइट, और आपका केवल कोडिंग रीजन इधर रह जाता है। ओके, राइट, सो this is the function carried out by small nuclear RNA. Okay, now next so here we are with this. Okay, microRNAs. Okay, microRNAs and interfering RNAs. बेसिकली ये दो क्लासेस हैं जो सबसेट ऑफ स्मॉल RNAs हैं एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जीन रेगुलेशन। mRNA and siRNA, both of them causes inhibition in the gene expression. Okay, how does they do it? So we will see it in the next slide, right? सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो RNAs के बारे में। माइक्रो RNAs होती क्या हैं? ये 21 से लेकर के 25 न्यूक्लियोटाइड्स इनकी लेंथ होती है। ओके, एंड दे आर जनरेटेड बाय न्यूक्लियोलाइटिक प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट जीन एंड देयर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स, ठीक है। अब ये जो processed mature mRNA है दे टिपिकली हाइब्रिडाइज वाया द फॉर्मेशन ऑफ इम्परफेक्ट, देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इम्परफेक्ट RNA डुप्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है, विद इन द 3' अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ स्पेसिफिक टारगेट, ठीक है, एंड और जो जिससे ये उसकी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसको अरेस्ट कर लेते हैं, राइट। mRNA जो है, जो मेच्योर जो mRNA है वो हाइब्रिडाइज होता है किसी दूसरे RNA के साथ जो है, और उसके भी वो भी कहाँ पे इम्परफेक्टली हाइब्रिडाइज होता है, साथ में उसके 3' रीजन के ऊपर बाइंड करके वहाँ पे, और उसकी जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको अरेस्ट करता है। ओके, तो इस तरह से उसकी ट्रांसलेशन प्रोसेस को असिस्ट करना, तो प्रोटीन जो सिंथेसिस है उसको कहीं ना कहीं ये इनहिबिट करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं आपको जो है स्लाइड शो कर रही हूँ माइक्रो RNA के इसके बारे में। जैसे ये एक DNA है, DNA से आपका जो है
mRNA जो फॉर्म हो रहा है। और फिर उसके साथ क्या है, ये तो पूरा एक बेसिक सा प्रोसेस बताया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन। ओके, अब ये जो माइक्रो आरएनए है ये बीच में इनके साथ हाइब्रिडाइज हो जाते हैं एट 3' एंड पे कहीं बाइंड हो जाएंगे और इम्परफेक्टली बाइंड होते हैं, लेकिन पर फिर भी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ये इनहिबिशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दे आर रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी जीन्स इन ह्यूमन, राइट। ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे जीन्स को इस तरह से ये कंट्रोल करते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, हमने पढ़ा 2 स्मॉल सबसेट mRNAs और ये है हमारा इंटरफेयरिंग RNAs। ओके, अब इंटरफेयरिंग RNAs क्या है, ये 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड जो है लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इनके बारे में, जैसे पहले वाले क्या थे कि mRNA इम्परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, ये क्या करते हैं एक परफेक्ट सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। वो केवल 3' एंड पे कर रहे थे, ये एनीवेयर, ठीक है, mRNA में कहीं पे भी जाके जहाँ इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इनको लगता है प्रेजेंट है वहाँ जा कर के ये हाइब्रिडाइज करते हैं। ओके, हाइब्रिडाइज करने से क्या होता है, अगेन उनका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, ऑल्दो देयर आर अदर मशीनरीज दैट कैन डिग्रेड इट, ठीक है। सो बाय दिस मैकेनिज्म दे ऑल्सो दे आर रेगुलेटिंग मेनी जीन्स। ओके, so these are the basic 2 types, स्मॉल इंटरफेयर RNAs और mRNAs। तो यहाँ पे भी एक मैकेनिज़्म जो है डायग्राम की मदद से जो है एक पाथवे दिखाया हुआ है, किस तरह से जो है ये एक 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड जो है आपका डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स है एंड दैट हैव वैरायटी ऑफ रोल्स। सो दे आर इन्वॉल्व इन RNA इंटरफेरेंस में, किस तरह से ये हाइब्रिडाइज करता है एक पर्टिकुलर प्लेस में, इंटरवीनिंग कहीं पे भी जहाँ इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ जाके ये उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन करता है और फिर वो mRNA को फाइनली डिग्रेड कर देता है। ये देखिए यहाँ पे ये mRNA को क्लीवेज कर दिया, डिग्रेड कर दिया, वही डिग्रेड हो गया तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। सो इस तरह से जो है miRNAs जो होते हैं या siRNAs होते हैं, दे रेगुलेट मेनी जीन्स इन मेनी ऑर्गेनिज्म, इवन इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट, what are the significance of miRNAs and siRNAs? एज वी ऑल नो दैट कि इनका काम क्या है, समझ में आ गया, तो किस तरह से ये जीन को रेगुलेट कर रहे हैं। सो दे आर द पोटेंशियल टारगेट्स फॉर थेरेपेटिक ड्रग डेवलपमेंट्स इन ह्यूमंस। ओके, सो siRNAs are frequently used to decrease or knock down the specific protein level in experimental procedures in the laboratory, and they are extremely useful and powerful alternative to gene knockout technology. Okay, now द लास्ट वन, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब जीन, कोई भी जीन है, जीन क्या है, DNA का एक सीक्वेंस है, जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो RNA शुरू में बनता है वही hnRNA है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA, क्योंकि उसके अंदर जो है आपका एक्सॉन इंट्रॉन सभी प्रेजेंट हैं, राइट। द न्यूक्लियर प्रोडक्ट इज heterogeneous in size and is large. Molecular weight may be more than 10 raised to power 7, while the molecular weight of mRNA is less than 2 into 10 raised to power 6. मतलब क्योंकि उसमें जो है प्रोसेस हो जाता है, जो इंट्रॉन्स हैं दे गेट स्प्लाइस्ड आउट, सो मेनली कोडिंग रीजन रह जाता है, तो उनका जो मॉलिकुलर वेट है इसलिए कम होता है और हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA का ज़्यादा होता है। 75% ऑफ hnRNA दीज आर डिग्रेडेड इन द न्यूक्लियस, ओनली 25% इज प्रोसेस्ड टू मैच्योर mRNA। ओके, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, सेम वही सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको अभी बताया था। यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस, राइट। नाउ RNA टाइप्स एंड इट्स फंक्शन, ये एक आपको कह सकते हैं एक समरी है mRNA क्या काम करता है। जैसे हमें पता है उसके पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ट्रांसलेशन के लिए, rRNA है वो भी आपका जो है ट्रांसलेशन में मदद कर रहा है, tRNA जो है वो भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। हमें यहाँ पता है rRNA की कैटालिटिक एक्टिविटी भी है साथ में। hnRNA जो हमने अभी अभी पढ़ा, तो ये एक इंटरमीडिएट है बीच में आपके, जो प्रीकर्सर एंड इंटरमीडिएट ऑफ मैच्योर mRNAs एंड अदर RNAs। ओके, स्मॉल न्यूक्लियर RNAs भी हमने पढ़ा, उनका क्या फंक्शन है,
जो mRNAs हैं और ये हैं, ये ज़्यादातर रेगुलेशन के अंदर जो है, दे रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है उसमें ये मदद करते हैं. सो दिस इज़ ओवरऑल समरी ऑफ RNA, इट्स टाइप्स एंड functions. Right, and you can have a look about this. So now overall summary of the whole what we have learned today. So RNA exists in different single stranded structures directly or indirectly involved in protein synthesis, जो कि हम पढ़ चुके हैं. इसमें स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, एक इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है. दूसरी बात हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, AGC और U नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं. ओके, और जो हमने RNA पढ़े हैं डिफरेंट टाइप के, mRNA, rRNA, tRNA, 3 तो मेजर ये हैं. उसके बाद स्मॉल न्यूक्लियर RNAs पढ़े हमने, miRNAs पढ़े, और फिर उसके बाद जो है हेट्रोजीनियस RNA इस तरह से पढ़ा. कुछ RNAs ऐसे हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं. एंड miRNA और siRNAs जो हैं, इनके पोटेंशियल को जान करके दे कैन बी यूज्ड फॉर द थेरेपेटिक ड्रग डेवलपमेंट इन केस ऑफ humans. Okay, I hope you have learned something today about RNA. So thank you very much, students.